स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीजी व्यापम के द्वारा अलग अलग एग्जाम्स में जो आयोजित किए गए परीक्षाएं हैं उसमें जो इंग्लिश के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन जो है हम लोग इसमें जो है देखने वाले हैं। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है आपको जो आंसर हाईलाइट करके वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने हिसाब से रिवीजन जो है कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को पढ़ना है और इन सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप इस पूरे सेंटेंस के बदले में जो है एक वर्ड कौन सा जो है लिख सकते हैं वो आपको यहां पर बताना है। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई हिमसेल्फ। मतलब किसी व्यक्ति का जो जीवन है, किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में जो है क्या करना, पूरा एक हिस्ट्री को लिखना और वो लिखा खुद कौन है, अपने आप लिखना। मतलब खुद के बारे में, अपने इतिहास के बारे में लिखना क्या कहलाता है, आपका जो है ऑटोबायोग्राफी जो है कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, बाई हिमसेल्फ जहां भी आएगा तो बाई हिमसेल्फ का मतलब होता है स्वयं के द्वारा लिखा गया अपना इतिहास क्या कहलाता है, आपका ऑटोबायोग्राफी जो है कहलाता है। ठीक, तो जब कोई व्यक्ति अपनी जीवन कथा खुद लिखता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, ऑटोबायोग्राफी जो है हम लोग बोलते हैं। ठीक, और बायोग्राफी क्या होता है, जब किसी व्यक्ति की जीवन कथा किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, कोई क्या करेगा, अदर पर्सन जो है क्या करेगा, लिखेगा किसी अदर पर्सन के बारे में, तो क्या कहलाता है आपका रिटन बाई, यहां पर लिख लेना रिटन बाई अदर पर्सन, तो क्या कहलाता है आपका बायोग्राफी कहलाता है। ठीक, ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जब एक कोई व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है या निरंकुश हो जाता है। जैसे हिटलर को कहा जाता है ना कि हिटलर एक ऑटोक्रेसी था। मतलब जब वो क्या करता है, किसी भी व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं रखता है, निरंकुश अपना शासन चलाता है, तो उसको ऑटोक्रेसी जो है हम लोग बोलते हैं। ठीक, कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है कि जो सुंदर जो लिखावट होती है उसको क्या कहा जाता है, कैलीग्राफी जो है कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा गलती होता है बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी दोनों में। ठीक है, तो जब वो खुद के द्वारा लिखा होगा, बाई हिमसेल्फ, खुद के द्वारा खुद का इतिहास लिखेगा, तो उसमें याद रखना ऑटो मतलब स्वयं होता है। ठीक, और जब कोई दूसरा लिखेगा तो उसका होता है बायोग्राफी होता है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर द बिलो असर्शन एंड रीजन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। आपको क्या करना है, एक असर्शन दिया है और एक रीजन दिया, उसको आपको दोनों को चूज करना, सही है गलत है, एक्सप्लेनेशन कर रहा है नहीं कर रहा है, वो आपको बताना है। देखिए असर्शन आपको दिया है, इन रिपोर्टेड स्पीच वी गिव द मीनिंग ऑफ वॉट वॉज सेड रेदर देन द एग्जैक्ट वर्ड। बिल्कुल सही है, जब हम लोग रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, जो बात बोला गया है उसी को एज इट इज ना करके हम लोग क्या करते हैं, उसको जो है हम लोग चेंज करके जो है बोलते हैं। चेंज करके कैसे बोलते हैं, जैसे देखिए एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। जैसे इसी को जो यहाँ पे जो रीज़न दिया है उसी को हम लोग समझते हैं। देखो जब हम लोग जो है इनडायरेक्ट स्पीच लिखते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में जैसे हम लोग इसको क्या लिखेंगे, जैसे ट्रेवर सेस, फिर कॉमा, अल्प विराम, फिर कॉमा, आई एम टायर्ड। ठीक, ये उसने कहा। तो क्या हम लोग इसको रिपोर्टेड स्पीच में जब कन्वर्ट करते हैं तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते हैं क्या, नहीं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं और यहां पर हम लोग लिखते हैं ट्रेवर सेस ही। आई एम टायर्ड नहीं होता है, क्या होता है वहां पर, ही वॉज टायर्ड या ही इज टायर्ड होता है। तो जो कहा गया है एज इट इज हम लोग वहां पर वैसा का वैसा जो है नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट वर्ड नहीं लिखते हैं, उसके बदले में हम लोग उसको चेंज करके लिखते हैं, उसने जो कहा उसको हम लोग अरेंज करके जो है लिखते हैं। और ये भी सही है, ट्रेवर सेज ही इज टायर्ड, ये आपका एक एग्जाम्पल है। देखिए असर्शन में ऐसा क्यों होता है उसका रीजन हमको यहां पर नहीं मिल रहा है, लेकिन ये जो ट्रेवर सेज ही इज टायर्ड, ये आपका बिल्कुल जो है एक करेक्ट क्या है, आपका सही है, ये इनडायरेक्ट स्पीच का जो है सही फॉर्म है। ठीक, यह एक सही इनडायरेक्ट स्पीच का उदाहरण है, इसीलिए ये असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो याद रखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच में जो है हम लोग क्या करते हैं, जो भी बोलने वाला होता है उसके बातों को एज इट इज ना करके उसको हम लोग मीनिंगफुल जो है क्या करते हैं, कन्वर्ट करके जो है लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए 23वां क्वेश्चन है हमारे पास, द मेडल्स वेयर प्रेजेंटेड बाय नेल्सन मंडेला, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है,
ऑल आवर मनी एंड पासपोर्ट वर स्टोलन। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, द सेंटेंस 1A हैज़ द एजेंट, द सेंटेंस 1B हैज़ नो एजेंट, द सेंटेंस 1A इज रॉन्ग एंड 1B इज राइट, द सेंटेंस 1B इज इनकरेक्ट बट 1A इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर जो है जब हम लोग एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस की बात करते हैं ना, तो पेसिव वॉइस में जो काम करने वाला जो होता है उसको एजेंट बोलते हैं। जो भी काम करने वाला रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एजेंट बोलते हैं। और एजेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाई का यूज़ करते हैं कि नहीं। तो जैसे यहाँ पर देखो ये जो हमारा दिया हुआ है, द नेल्सन मंडेला रिप्रेजेंट द मेडल्स वर प्रेजेंटेड बाई। अब यहाँ पर देखो जो काम करने वाला कौन था, नेल्सन मंडेला था। तो ये जो है आपका यहाँ पर एक एजेंट की तरह जो है क्या करेगा, काम करेगा। तो पेसिव वॉइस में कार्य करने वाले को एजेंट कहते हैं। और 1A में जो अभी एजेंट वो कौन है, नेल्सन मंडेला है। ठीक है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो सेकंड जो स्टेटमेंट है, ऑल आवर मनी एंड पासपोर्ट्स वर स्टोलन। अब यहाँ पर देखो पहले वाक्य में हमें एजेंट तो मिल गया था, लेकिन दूसरे वाक्य में जो है यहाँ पर हमको एजेंट जो है नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर एजेंट जो है नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये जो है आपका एजेंट इसमें नहीं है। तो पहले वाले में एजेंट है, दूसरे वाले में एजेंट नहीं है। तो आपका जे स्टेटमेंट भी सही हो गया कि पहले वाले में एजेंट है, के स्टेटमेंट भी सही हो गया क्योंकि दूसरे वाले में यहाँ पर एजेंट कोई है ही नहीं। हमारे के सारे क्या बोल रहा है कि हमारे सारे के सारे पैसे और पासपोर्ट चोरी हो गए, लेकिन यहाँ पर किसने चोरी किया, एजेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, चोर के बारे में नहीं है, इसीलिए इसमें एजेंट नहीं है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है, मतलब यहाँ पर एजेंट है पहले वाले में, दूसरे वाले में नहीं है। और आगे देखेंगे जब हम लोग, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। भले ही यहाँ पर एजेंट नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर जे और के इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। यहाँ पर एजेंट पहले वाले में है, दूसरे वाले में नहीं है, और दोनों के दोनों स्टेटमेंट ग्रामेटिकली क्या है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर देखिए, अगला है हमारे पास यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, इसको हमको क्या करना है, मैच करना है। तो जैसे सबसे पहले देखो, पास ऑन द बैटन। पास ऑन द पैटर्न का मतलब ये होता है, जैसे आप लोग रिले रेस देखते होंगे ना, 400 मीटर का रिले रेस होता है, 300 मीटर का जो भी होता है रिले रेस, उसमें क्या होते हैं 2-3 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और उस रेस का कुछ हिस्सा जो है एक व्यक्ति कंप्लीट करता है, फिर एक डंडा रखा रहता है, उस डंडे को जो है दूसरे आदमी को पास करता है, फिर वो दूसरा आदमी एक निश्चित डिस्टेंस को कवर करता है, फिर वो क्या करता है, तीसरे आदमी को पास करता है। तो पास ऑन द बैटन का मतलब होता है जो रिले रेस में जो आता है ना, मतलब अपना एक काम को खत्म करके आगे के काम के लिए किसी दूसरे को क्या करना, पास करना। तो हैंड ओवर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी आप उसने उसको कंप्लीट कर दिया, अब आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोई दूसरा करेगा, तो इसका मतलब होता है हैंड ओवर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे देखिए, बैटन डाउन द हैच। अब इसका मतलब क्या होती है, हैचेस। इसका मतलब क्या होता है, जैसे जो है मतलब कोई भी बड़ा सा प्रॉब्लम आने से पहले जो है उसकी पूर्व तैयारी करना। ठीक है, बैटल डाउन द हैचेस का मतलब होता है कि कोई आपको पता है कि मेरे पास कोई मतलब प्रॉब्लम आने वाली, समस्या आने वाली, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, तो उसके लिए पहले से जो है तैयार रहना क्या कहलाता है, आपका बैटन डाउन द हैचेस, मतलब प्रिपेयर फॉर अ क्राइसिस होता है इसका मतलब। ठीक, टेक अ बाथ। अब टेक अ बाथ का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल जो है क्या करना, लॉस करना। जैसे आपने शेयर मार्केट में या आईपीएल में सट्टा लगाया 1 करोड़ का या 1 लाख का और वो हार गए, तो उसके लिए क्या कहा जाता है इंग्लिश में, टेक अ बाथ। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका सफर अ हेवी फाइनेंशियल लॉस। उसके बाद अगला है देखिए, विथ बैटेड ब्रीथ। अब इसका मतलब क्या होता है, विथ बैटेड ब्रीथ का मतलब होता है कि मतलब सांस को रोक कर जो है क्या करना, किसी का इंतजार करना, एकदम एक्साइटमेंट के साथ जो है क्या करना, किसी चीज़ का जो है वेट करना, ये क्या कहलाता है आपका विथ बैटेड ब्रेथ, मतलब ये हो जाएगा एक्साइटेडली। ठीक, तो इसका देख लीजिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 का 3 हुआ, 2 का 4 हुआ, 3 सी का 1 हुआ और डी का जो है क्या हो गया आपका 2 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर देखिए, 25वां क्वेश्चन है हमारे पास, What is the class of underlined word in the sentence below? अब देखो आपको एक सेंटेंस दिया है, Who taught you English? तो इसमें बोल रहा है कि जो अंडरलाइन किया गया है who, ये आपका क्या है। तो who जो है आपका एक क्या है, एक प्रोनाउन है। ठीक, जो कि एक अननोन पर्सन के लिए जो है यूज हो रहा है क्वेश्चन करने के लिए, इसीलिए ये क्या है आपका एक जो है प्रोनाउन है। और प्रोनाउन में भी कौन से टाइप का अगर पूछेगा तो इंटेरोगेटिव जो है क्या है आपका प्रोनाउन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, They began to learn dash nutrition when they were at primary school। अब यहाँ पर आपको पूछा है आफ्टर, फॉर, ऑन और अबाउट। तो देखिए
जब भी हम लोग किसी चीज़ को सीखते हैं या कोई नॉलेज गेन करते हैं तो वहाँ पर हमेशा किसका यूज़ होता है, अबाउट का यूज़ जो है होता है। तो ये हो जाएगा दे बिगेन टू लर्न अबाउट न्यूट्रिशन व्हेन दे वर एट प्राइमरी स्कूल। ठीक, तो लर्न अबाउट साइंस हो गया, लर्न अबाउट न्यूट्रिशन हो गया। जब किसी चीज़ के बारे में, किसी वस्तु के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो वहाँ पर हमेशा किसका यूज़ होता है, अबाउट का जो है यूज़ जो है होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका अबाउट जो है करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले में देखिए, वॉट अमेज़्स मी डैश हिज एबिलिटी टू हिट द बॉल सो हार्ड। अब यहाँ पर देखो आपको क्या पूछ रहा है कि वॉज आएगा कि वर आएगा कि इज आएगा कि आर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा इज होगा। ठीक, वॉट अमेज़्स मी इज हिज एबिलिटी टू हिट द बॉल सो हार्ड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये आपका व्हाट अमेज़्स मी, ये आपका एक नाउन क्लॉज है और नाउन क्लॉज के साथ हमेशा जो है क्या होता है, आपका सिंगुलर जो है लगता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो है इज आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, आई यूजुअली गो टू जिम 4 times डैश वीक। अब देखिए, जब आप कोई काम को जो है बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली करते हैं, जैसे पर वीक, पर मंथ, पर ईयर, फ्रिक्वेंटली जब करते हैं ना, तो वहाँ पर रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ए का यूज़ किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका आई यूजुअली गो टू जिम 4 times अ वीक। ठीक, तो फ्रिक्वेंसी को दर्शाने के लिए जो है आप क्या यूज़ करेंगे, ए आर्टिकल का या फिर एन आर्टिकल का। तो यहाँ पर जो वीक है, जब इसका प्रोनाउंसिएशन आप करेंगे तो ये हिंदी में जो है वह आ रहा है, और वह कैसा होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो इसीलिए यहाँ पर ए आएगा, एन नहीं आएगा। ठीक, अगर यहाँ पर वॉवेल्स जैसा साउंड करने वाला कोई चीज़ होता तो हम लोग वहाँ पर क्या लगाते, एन लगाते। तो याद रखिएगा, फ्रिक्वेंसी वाले चीज़ों के लिए हमेशा क्या यूज़ होगा, या तो ए यूज़ होगा या तो एन यूज़ होगा। और वो पता कैसे चलेगा, ब्लैंक के बाद आपको कौन सा वर्ड दिया है उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, उससे आपको पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, आई एम राइटिंग सम एसे। अब इसमें देखिए पूछ रहा है कि पहला ऑप्शन आपको दिया है द सेंटेंस इज रॉन्ग, दूसरा दिया द सेंटेंस इज राइट, तीसरा दिया है एसे इज अ काउंटेबल नाउन, और चौथा दिया है एसे इज नॉट काउंटेबल नाउन। देखिए सबसे पहले चीज़ तो ये है कि एसे जो है काउंटेबल है। ठीक, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। आई एम राइटिंग एन एसे बोलते हैं ना, आई एम राइटिंग अ एन एसे ऐसा कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये तो पहला काउंटेबल है, ये तो कंफर्म है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है। अभी हमने पढ़ा कि जो एसे है वो काउंटेबल है, और काउंटेबल है और उसके पहले क्या लगा है, सम लगा है। तो सम के साथ सिंगुलर कैसे होगा, सम के साथ क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। सम एसेज हो सकता है, सम एसे नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपका गलत हो जाएगा। ये तो ऐसे काउंटेबल है और ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर सम के साथ सिंगुलर नहीं होना चाहिए था, सम के साथ प्लूरल होना चाहिए, जैसे सम एसेस, या ऐसा हो सकता है, या सम को हटाकर वहाँ पर एन एसेस जो है लिखा होता, तो ये सही है। तो जे और एल आपका क्या है, बिल्कुल सही है, और बाकी दोनों आपके गलत हैं। ठीक है, ये सेंटेंस रॉन्ग है, और ये अनकाउंटेबल जो है, ये नॉट काउंटेबल बोल रहा है, गलत है, काउंटेबल है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। आई डिडंट बाय डैश फ्लावर। तो जब भी आपको कोई नेगेटिव सेंटेंस मिलेगा, जैसे डिड नॉट, डू नॉट, इस तरीके का होता है ना, तो वहां पर हमेशा यूज होता है किसका, एनी का जो है यूज होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए मच और लिटिल का यूज कहां पे होता है, जैसे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, हनी हो गया, मनी हो गया, इस तरीके के चीज़ों के लिए मच और लिटिल का जो है यूज होता है। अ फ्यू का यूज जो क्या होता है, जब मेरे पास बहुत कम चीज़ें बची होती है और उसको पॉजिटिव वे में जब दर्शाना होता है, तब ए फ्यू का जो है यूज जो है होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला है, हमको सेंटेंस को क्या करना है, यहां पर अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज द वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। बहुत इजी, देखिए सबसे पहले आएगा सी आएगा। ठीक है, पहले क्या आएगा आपका, सी हैज बीन ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर आवर्स। ठीक, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो कौन सा होगा, ओ आएगा पहले, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर एल आएगा। ओ और एल तो आपका ऑप्शन नंबर सी में ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये पूछा हुआ है, वन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड।
एक आदमी जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहा जाता है, ओमनीसाइंट जो है कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा उसको क्या कहा जाता है, ओमनीसाइंट। अब ओमनी प्रेजेंट क्या होता है, जो हर जगह प्रेजेंट है। जैसे ये माना जाता है कि नहीं भगवान हर जगह प्रेजेंट है, तो हम उनके लिए क्या यूज कर सकते हैं, ओमनी प्रेजेंट। तो ओमनी प्रेजेंट मतलब जो हर जगह क्या हो, हर जगह विद्यमान हो, उसको क्या कहा जाता है, ओमनी प्रेजेंट कहा जाता है। ठीक, ओमनी पोटेंट का मतलब क्या होता है, देखिए जो सर्वशक्तिशाली हो। ओमनी का मतलब होता है सर्व और पोटेंट का मतलब होता है पावर। तो जो सर्वशक्तिशाली हो उसके लिए क्या यूज होता है, ओमनी पोटेंट यूज होता है। ठीक, और ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है, जो आशावादी, जो हमेशा पॉजिटिव साइड को जो है लेकर चलता है। ऑप्टिमिस्ट मतलब आप बोल सकते हैं जो पॉजिटिव रहता है, या हिंदी में अगर कहा जाए तो आशावादी। इसका कई बार एंटोनिम्स भी पूछता है, तो ऑप्टिमिस्ट का क्या होता है, याद रखना पेसिमिस्ट होता है, आशावादी और निराशावादी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ओनली वन करेक्ट आंसर। आई सॉ डैश वन आइड मैन यस्टरडे। अब देखो यहां पर जो है, यहां पर याद रखिएगा ये आर्टिकल का क्वेश्चन है। तो आर्टिकल का क्वेश्चन में देखिए यहां पर डैश के बाद है वन। वन जो है इंग्लिश में देखेंगे तो ओ लेटर आपका क्या है, वॉवल है। तो वॉवल में यहाँ पर एन मत लगा देना। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, व और न। तो वन आपका हिंदी में क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, तो यहाँ पर आएगा ए। आई सॉ ए वन आइड मैन यस्टरडे। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, याद रखना ये कि आर्टिकल को लगाते समय हमेशा जो है लेटर को देखकर आपको आर्टिकल चूज नहीं करना होता है, उसके साउंड को देखकर याद करना होता है, या साउंड को पढ़कर जो है आपको क्या करना रहता है, वहां पर लगाना रहता है। ठीक है, जैसे देखिए आवर, जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो आवर पढ़ते हैं, लेकिन लिखते कैसे हैं, एच। तो एच तो कॉन्सोनेंट है करके यहाँ पर जो है ए नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, एन आवर लगेगा। तो हमेशा आर्टिकल लगाते समय प्रोनाउंसिएशन को एक बार प्रोनाउंस करके देख लीजिएगा उस सेंटेंस का क्या बन रहा है, फिर उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, उसमें आर्टिकल लगाएंगे। क्योंकि आर्टिकल का क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, गलती होने के चांसेस कम होते हैं अगर आप प्रोनाउंसिएशन के साथ अगर करते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है चेंज द सेंटेंस इनटू पेसिव वॉइस। आपको एक एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया है, माई फादर राइट्स अ स्टोरी। अब देखिए ये तो आपका पहले देखिए कौन से टेंस में है, तो इसको जब आप देखेंगे माई फादर राइट्स, एस या ई एस आया है, मतलब ये आपका है किसमें, प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल टेंस में दिया हुआ है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब दिया हुआ है तो इसको हम लोग कन्वर्ट जब करेंगे तो प्रेजेंट सिंपल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पहले आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे आज, इज, आर, एम को, फिर उसके बाद आप लिखेंगे वर्ड का थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद आप लगाएंगे बाई और लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, एक स्टोरी, तो यहां पर हो जाएगा अ स्टोरी। एक स्टोरी मतलब सिंगल है, ये सिंगल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अ स्टोरी। उसके बाद इज, एम, आर में से क्या लगेगा, इज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन, रिटन, और फिर आ जाएगा बाई और माई फादर। माई फादर के जगह जो है वो एज इट इज रहेगा, हिज फादर थोड़ी हो जाएगा, मेरे ही पापा लिख रहे हैं ना, तो इसमें जो है माई को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अ स्टोरी इज रिटन बाई माई फादर, ये इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, आपको क्या करना है, फिर से कॉलम 1 को कॉलम 2 से क्या करना है, मैचिंग करना है। और एक तरफ जो है आपको करेक्ट वर्ड दिया है और उसके एंटोनिम से आपको क्या करना है, मैच करना है, उसका विलोम, विलोम शब्द से आपको मैच करना है। ठीक है, हिंदी में अगर देखा जाए तो देखिए सबसे पहले देखिए हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब ये होता है, मतलब दुश्मन, एक तरीके से समझ लीजिए। तो दुश्मन का अपोजिट क्या होगा, आपका दोस्त होगा। तो हॉस्टाइल का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका फ्रेंडली हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार देखा जा सकता है, पारदर्शी। तो पारदर्शी का विलोम शब्द क्या होगा, अपारदर्शी, और अपारदर्शी को क्या कहा जाता है, ओपेक कहा जाता है। जैसे दीवाल, दीवाल एक ओपेक है, आप उसके आर पार नहीं देख सकते। एंशिएंट, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, और मॉडर्न का मतलब क्या होता है, आधुनिक। ठीक, ऑप्टिमिस्ट, ये आ गया, देखो ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, और पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, मतलब जो हर बार रोता रहता है कि यार मेरा ऐसा हो गया, मेरे जीवन में ऐसा हो गया, मेरे जीवन में ऐसा हो गया, उसको पेसिमिस्टिक बोलते हैं। और ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, जो हमेशा हर चीज में जो है, मतलब कितना भी उसके साथ गलत हो, हमेशा पॉजिटिव लेकर जो है चीजों को क्या करता है, वो चलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए
अगला है ही इज गुड डैश फुटबॉल। अब यहां पर जो है आपको प्रिपोजिशन को जो है चूज करना है। तो देखिए, जब किसी भी स्पोर्ट्स के बारे में बात किया जाता है या किसी स्किल के बारे में बात किया जाता है तो वहां पर हमेशा लगाया जाता है, एट लगाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना, जब स्किल का बात किया जाएगा या स्पोर्ट्स का बात किया जाएगा, ठीक है, या कैपेसिटी की बात की जाएगी, कैपेसिटी की, तो वहां पर हमेशा लगेगा एट। तो ही इज गुड एट फुटबॉल, ये हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक, चलिए, क्योंकि जब हम लोग इसको हिंदी में अनुवाद करते हैं ना तो इसका मतलब हिंदी में कन्वर्जन क्या होगा, वह फुटबॉल में अच्छा है। और मे के लिए हम लोग याद कर लेते हैं, जनरली क्या आता है, इन आता है। तो ये याद रखिएगा, एट आएगा जब स्किल स्पोर्ट्स की बात की जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन जो मैं बता रहे हैं 2026 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ना, ऐसा नहीं कि बहुत पुराने क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन यूज्ड फॉर डायरेक्शन एंड मूवमेंट। डायरेक्शन और मूवमेंट के लिए इसमें से कौन कौन से प्रीपोजिशन जो है यूज किए जाते हैं, ये आपको जो है बताना है। देखिए, तो इनटू जो होता है, इनटू का होता है मूवमेंट को जो दर्शाता है, कहां से, आउटसाइड से इनसाइड। ठीक, तो ये तो आपका एक मूवमेंट की तरफ होता है। ठीक, उसके बाद टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब होता है एक किनारे से दूसरे किनारे में जाना, ये भी बिल्कुल सही है। एक्रॉस, एक्रॉस मतलब होता है एक छोर से दूसरे छोर जाना, बिल्कुल सही है। अमंग, अमंग का यूज जो होता है जब तीन से ज्यादा चीजों को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो वहां पर जो है अमंग का यूज होता है। तो अमंग मूवमेंट को जो है नहीं दर्शाता है। ठीक है, जैसे ही इज गुड अमंग्स राम रोहन सोहन, इस तरीके से अगर कंपैरिजन होता है तो वहां पर अमंग का यूज किया जाता है। तो अमंग जो है आपका डायरेक्शन या मूवमेंट को नहीं दिखा रहा है, जबकि इनटू जो है आपका इनसाइड टू आउटसाइड या आउटसाइड टू इनसाइड बताता है। टूवर्ड्स मतलब एक जगह से निकलकर किसी दूसरे जगह की ओर जाता है। अक्रॉस मतलब एक छोर से दूसरे छोर की ओर जो है गति दिखाता है। तो इसीलिए जे, के और एल इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास, फिर से दिया, देखिए असर्शन और रीजन दिया है। इन डायरेक्ट स्पीच सी सेड आई एम राइटिंग अ बुक बिकम्स इन इनडायरेक्ट स्पीच सी सेड दैट सी वॉज रीडिंग अ बुक। ये आपको दिया है असर्शन और आपको पूछ रहा है इसका रीजन। देखिए, द प्रेजेंट टेंस सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच चेंजेस टू पास्ट टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ डायरेक्ट स्पीच इज इन पास्ट। ये आपका बिल्कुल सही है भाई, कथन और कारण दोनों सही और सही व्याख्या भी कर रहा है। देखिए, यहां पर जो है जो सी सेड, सी सेड आपका क्या है, पास्ट है ना, तो पास्ट है तो इसको भी हमको जो प्रेजेंट में जो दिया है इसको किस में बदलना पड़ेगा भाई, इसको जो है हमको पास्ट में जो है बदलना पड़ेगा। ठीक, तो आई की जगह क्या हो जाएगा, सी, सी और एम की जगह हो जाएगा वॉस, तो सी वॉस रीडिंग अ बुक, और यहां पर आ जाएगा पास्ट के कारण इन्वर्टेड कॉमा और इसको हटाएंगे तो यहां आ जाएगा दैट। तो आपका असर्शन भी करेक्ट है और उसका रीजन भी करेक्ट है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसका आपका एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर दे रहा है, तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। असर्शन और रीजन करेक्ट है और जो आपका रीजन है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी जो है हमको प्रोवाइड जो है करके दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब पर्यायवाची जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं। तो हॉस्पिटैलिटी का जो है या हॉस्पिटैलिटी का जो है आपको सिनोनिम्स बताने। देखिए, तो हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी करना। ठीक, हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है, मेहमान नवाजी या किसी का अतिथि सत्कार करना, अतिथि सत्कार करना। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ गए तो लीजिए चाय पीजिए ना, लीजिए नाश्ता करिए ना, लीजिए खाना खाइए ना, तो उसको बोलता है हॉस्पिटैलिटी कहा जाता है। तो इसका जो है आपको सिनोनिम्स बताना है। तो देखिए, ऑडासिटी जो होता है, ऑडासिटी का मतलब होता है धृष्टता, एरोगेंस होता है इसका मतलब एक तरीके से घमंड समझ लीजिए, दुस्साहस जिसके अंदर में होता है, दुस्साहस। तो ये तो उसका नहीं लग रहा है भाई सिनोनिम्स, दुस्साहस तो उसका ऑपोजिट लग रहा है। जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता, क्या होता है आपका, उदारता। ठीक, उदारता या दरिया दिली जिसको कहा जाता है, तो ये बिल्कुल आपका सही है। हॉस्पिटैलिटी का मेहमान नवाजी और उदारता या आप बोल सकते हैं दरिया दिली होना। ठीक, इंसोलेंस, इंसोलेंस का मतलब होता है बदतमीज। ठीक है, किसी से बदतमीजी करना क्या कहलाता है, इंसोलेंस जो है कहलाता है, डिसरिस्पेक्टफुल कहलाता है। ठीक, उसके बाद है अगला है इनडिसेंसी। इनडिसेंसी का मतलब होता है आपका अश्लीलता। ठीक, तो इन सब में जो पॉजिटिव जो निकल कर आ रहा है वो आपका जेनरोसिटी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, ही हैज नॉट रीडिंग एनीथिंग डैश ट्यूजडे।
अब देखिए यहाँ पर आपका सिंस आएगा कि फॉर आएगा, सबसे ज़्यादा ये होता है। तो देखिए अगर आपको पिन पॉइंट टाइम दिया है, जैसे ही हैज़ नॉट रीड एनीथिंग, उसने कुछ नहीं पढ़ा है, कब से? ट्यूसडे से, मतलब आपको एक फिक्स्ड पॉइंट दे दिया ना कि इसी पॉइंट ऑफ टाइम से वो नहीं पढ़ रहा है करके, तो इसीलिए यहां पर क्या आएगा? आपका सिंस आ जाएगा, ठीक। और यहीं पर अगर लिखा होता ही हैज़ नॉट रीडिंग एनीथिंग फिर डैश करके 3 years, अगर ऐसा कुछ लिखा होता जिसमें हमको फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में पता नहीं चलता, तो वहां पर हम लोग लगाते फॉर लगाते, ठीक है। जैसे यहां पर ये सेंटेंस जो है डैश फिर 3 days 5 days 5 days 5 hour 6 hour, तो वो 3 दिन, वो 5 घंटे, वो 2 दिन कब से शुरू हो रहा है? पॉइंट ऑफ टाइम तो हमको पता ही नहीं है ना, तो उस केस में फिर 4 लगता। लेकिन अभी हमको पता है कि एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, वो ट्यूसडे से नहीं पढ़ रहा है, ठीक। तो इसीलिए यहां पर इसका आंसर हो जाएगा सिंस हो जाएगा। चलिए फिर से अब आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, इसको हमको सॉल्व करके बताना है। देखिए अब पहला दिया है कैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, मतलब क्या होता है? जिसे सुधारा जा सकता है, जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक। वो कहलाता है आपका कोरिजिबल, ठीक। और जिसको नहीं सुधारा जा सकता वो क्या कहलाता है? इनकॉरिजिबल कहलाता है, ठीक। चलिए टू वॉक एमलेसली, मतलब बिना मतलब के, बिना किसी कारण के जो है चलना, वो क्या कहलाता है? आपका एम्बल कहलाता है, ठीक है। कई बार हम लोग का मूड ऑफ रहता है, तो कई बार हम लोग ऐसी बाइक चलाने निकल जाते हैं, पैदल निकल जाते हैं ना, तो उसको कहते हैं एम्बल बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैंड राइटिंग कैन नॉट बी रीड, एक ऐसा राइटिंग जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, जैसे मेरा राइटिंग बहुत खराब है ठीक है, तो जिसको पढ़ा नहीं जा सकता वो क्या कहलाता है? आपका जो है हैंड राइटिंग कैन नॉट बी रिटन इलिजिबल, ठीक। इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलिजिबल होगा, ये इलिजिबल पढ़ते हैं इसको, ठीक। ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, मतलब सिर्फ टू द पॉइंट बात करते हैं, या उसको बोलते हैं कंसाइज। दुनिया भर का फालतू जलेबी जैसा घुमा के बात नहीं करना, टू द पॉइंट बात करना क्या कहलाता है? आपका कॉन्साइज जो है कहलाता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको देखिए तीन जगह आपको जो है आपको यहाँ पर आर्टिकल चूज करना है, ठीक। पहला देखिए डैश प्लेयर्स सैंग डैश सॉन्ग इन ऑनर ऑफ डैश चीफ मिनिस्टर। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है प्लेयर आया है, ठीक है। तो जब प्लेयर आया है तो यहाँ पर आपका जो है क्या लग जाएगा? पहला आर्टिकल जो है लगेगा यहाँ पे, पहला लगेगा आपका ए। अब प्लेयर्स, ठीक, ये हो जाएगा अब प्लेयर्स, सॉरी अब प्लेयर्स कैसे हो गया? द प्लेयर्स होगा ना, द प्लेयर्स, हाँ, क्योंकि ये हो जाएगा द होगा, ठीक है। यहां पर आएगा द प्लेयर्स सैंग अ सॉन्ग, एक गीत गाया, इन ऑनर ऑफ, एक आपका मतलब ऑनर मतलब किसको दे रहे हैं हम लोग? जो है चीफ मिनिस्टर को, जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो इसीलिए यहां पर द आएगा, ठीक। तो द प्लेयर्स सैंग अ सॉन्ग इन द ऑनर ऑफ चीफ मिनिस्टर, डी इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर अगर प्लेयर्स नहीं होता और प्लेयर होता तो अ होता, लेकिन प्लेयर से इसीलिए यहाँ पर जो है आपका ये होना चाहिए, द आना चाहिए, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है ये। चलिए क्या दिया देखिए, सुधीर रिस्पेक्ट द टीचर असर्शन, द टीचर इज रिस्पेक्टेड बाय सुधीर, द एक्टिव ऑब्जेक्ट द टीचर हैज़ बिकम द पेसिव सब्जेक्ट। मतलब मान लीजिए कि एक सेंटेंस आपको दिया है और वो सेंटेंस है सुधीर रिस्पेक्ट द टीचर, तो पहले तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसका पेसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक। तो रिस्पेक्ट मतलब ये फिर से प्रेजेंट टेंस में है, तो पास्ट मतलब प्रेजेंट सिंपल में है, तो इसका फिर से जब पेसिव वॉइस बनाने जाएंगे तो क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद आएगा इज या एम या आर, फिर इसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आएगा बाई, फिर इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक। तो यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? द टीचर, ठीक। द टीचर मतलब एक की बात हो रही है, तो यहां पर आ जाएगा इज, द टीचर इज, और वर्ब क्या है आपका? रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट का आपका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिस्पेक्टेड। और बाई में कौन है? सुधीर ही है, तो सुधीर का सुधीर ही रहेगा, नाम तो चेंज नहीं होगा ना, तो ये हो जाएगा सुधीर। देखिए द टीचर इज रिस्पेक्टेड बाय सुधीर, ये इसका करेक्ट जो है आपका पेसिव वॉइस है। द एक्टिव ऑब्जेक्ट द टीचर हैज़ बिकम द पैसिव सब्जेक्ट, बिल्कुल सही है। जो आपका एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, तो बिल्कुल सही है। कथन और कारण जो है आपका दोनों सही है, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी जो है आपको प्रोवाइड करके दे रहा है। तो इतना सब पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया है कि इंग्लिश में आपको कौन कौन से टॉप जो हैं आपके जो हैं
टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। एक तो है आपका आर्टिकल, दूसरा है आपका एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस, फिर है आपका डायरेक्ट स्पीच से लेके इनडायरेक्ट स्पीच, ये हो गया। फिर उसके बाद जो है आपको पढ़ना है प्रीपोजिशन। ठीक, ये 4-5 टॉपिक्स ऐसे हैं जहां सर आप देख सकते हैं कि लगातार क्वेश्चन जो है आपके पास जो है आए हुए हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक को प्रायोरिटीज में रखिए और इसके क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस जो है आपको करना है। नाउन का भी देख लीजिए, प्रोनाउन भी देख लीजिए, कौन सा वर्ड नाउन है कौन सा प्रोनाउन है ये भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसके बाद अगले और भी क्वेश्चन में इंग्लिश के। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी सजेशन या कोई भी हेल्प चाहिए होगा तो आप हमारे इस नंबर पर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैसेज कर सकते हैं 6264555098 में जो है आप टेक्स्ट मैसेज जो है व्हाट्सएप में कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।